जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी को हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। स्टार्टिंग तो हमने पॉलिटी से की थी। पॉलिटी क्लास 6 to 12 आपका हो चुका है पॉलिटी। अभी हम आपका क्लासेस 6 to 12 हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। क्लास 6 हो चुका है, 7 हो चुका है, क्लास 8 मैं करा रहा हूँ हिस्ट्री का। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो वर्ष 1783 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता आए थे। सन 1783 में विलियम जोन्स कलकत्ता आए थे। वे कानून के माहिर होने के साथ साथ भविष्यविद भी थे। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया था। वह एक प्राच्यवादी विद्वान थे। तो जोन्स ने विभिन्न अंग्रेज अधिकारियों के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाई रिसर्च नामक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। किसने? विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? अंग्रेज अपनी प्रत्ययवादी नीति के तहत भारतीय संस्कृति का अध्ययन कर यहाँ के समाज को समझना चाहते थे ताकि वह अच्छे से यहाँ पर शासन कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा दिया गया। कलकत्ता में मदरसा खोले गए। 1790 इसमें तो क्या किया गया? इसमें आपका अरबी का हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, मदरसा हो गया, कलकत्ता में खोले गए। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि प्राचीन जो संस्कृत के ग्रंथ थे उसकी शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। उस टाइम पे कॉर्नवालिस थे। कौन थे? कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि उस टाइम पे गवर्नर कौन था? तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकाले के मिंटस के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित हुआ? मैकाले के मिंटस के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित हुआ? तो अगर हम बात करें तो अपने उद्योग के लिए बाजार तथा नए ग्राहक तैयार करने के लिए और प्रशासनिक कार्यों के लिए सस्ते कर्मचारी तैयार करने हेतु अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा। अब मैकाले ने वर्ष 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को पारित किया और ये फैसला लिया गया था अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। कलकत्ता में जो मदरसे खुले थे आपके, कलकत्ता में जो मदरसे खुले थे और बनारस में जो संस्कृत हिंदू विश्वविद्यालय था उसको प्रोत्साहन नहीं देना था। कलकत्ता में जो मदरसा और जो बनारस में जो संस्कृत आपका हिंदू संस्कृत कॉलेज खुला था उस जैसे प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन नहीं देना था। ये इनका कॉन्सेप्ट था। क्यों? अंग्रेजी को बढ़ावा देना, अंग्रेजी को प्राथमिकता देना, यही इनका मुख्य रोल या कारण कहिए। 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए वुड डिस्पैच के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। पहला कथन है, वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया है। ये बात सही है कि 1854 में वुड की नीति पत्र के आधार पर भारत में नई शिक्षा व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट हुई और एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोप पर शिक्षा को अपने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। तो इन्होंने यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया।
वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधित सभी मामलों पर सरकार अपना नियंत्रण रख सके। ये कथन भी आपका सही है। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया। तो वुड के नीति पत्र में यह तर्क दिया गया था कि यूरोप में शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, वह ज़्यादा सत्यवादी, ईमानदार बन जाएंगे, फलस्वरूप कंपनी उन पे भरोसा कर सकेगी और उनकी कमियां नहीं होंगी। तो आर्थिक क्षेत्र को भी बढ़ावा के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 महात्मा गांधी जी के शिक्षा के संबंध में विचार, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। ये बात तो सही है कि महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा से भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया गया है और इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगते हैं और अपनी संस्कृति के प्रति व गौरव का भाव जो था वो नष्ट हो जाता है। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। ये कथन भी सही है। महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है, उनके सामाजिक परिवेश से काट देती है। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की क्षमता का ही लेना शिक्षा से नहीं था। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं था। और आज के टाइम आप देखते हैं कि हमारे देश में लोग पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं और इसी को लोग कहते हैं कि ये शिक्षक है, मतलब शिक्षक मतलब ये एजुकेटेड है। लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि साक्षरता का मतलब ये नहीं होता कि कोई पढ़ ले या लिख ले। तो आपके ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। ओके, टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। देखिए, टैगोर को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्ति के तहत स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित शिक्षा व्यवस्था के कड़े आलोचक थे। तो पहला कथन आपका सही है। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता और चकित होने से उन्हें स्वाभाविक गुणों को मार देती है। और ये बात एकदम आज के समय में भी देखें तो वर्तमान जो स्कूल हैं वो बच्चों की जो रचनाशीलता है या जो चकित होने के स्वभाव गुण हैं वो मार देती है। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा का केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो दूसरा कथन भी आपका सही है। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीन और प्रौद्योगिकी का उपासन के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिम सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का समीकरण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संस्कृति, नृत्य के साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी की शिक्षा पे भी जोर दिया था। तो देखिए, गांधी जी जो थे वह मशीनरी और प्रौद्योगिकी के खिलाफ थे। टैगोर जो थे उनका ये मानना था कि हम अपनी शिक्षा और आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीकरण की शिक्षा पे भी जोर दें जिससे हमारा विकास हो। तो वह सम्मिश्रण चाहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी। सती शब्द का क्या अर्थ होता है? सती शब्द का क्या अर्थ होता है?
तो सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला। जब भारत के कुछ क्षेत्र में सती प्रथा का प्रचलन था, तब विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वह अपनी पति के चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महामंडित किया जाता था। तो सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन रॉय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताएं। तो राजा राम मोहन रॉय कोलकाता में ब्रह्म सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन रॉय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। राजा राम मोहन रॉय ने विधवा महिलाओं की समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की। अब समझिए राजा राम मोहन रॉय के कुछ बारे में। राजा राम मोहन रॉय भारतीय सुधार में प्रथम थे। मतलब भारत का जो सुधार चल रहा था, सोशल रिफॉर्म, उसमें वो प्रथम थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। तो पहला कथन आपका सही है। राजा राम मोहन रॉय सामाजिक परिवर्तन लाने और अन्यायपूर्ण तौर से तरीकों से छुटकारा पाना आवश्यक मानते थे। तो राजा राम मोहन रॉय देश में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्र और समानता के पक्षधर थे। तो आपका ये दूसरा कथन भी सही है। उन्होंने विधवाओं की ज़िंदगी में परिवर्तन लाने के लिए सती प्रथा के खिलाफ मुहिम उठाई थी। तो उन्होंने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून की मांग की थी। उन्होंने इसके प्रयास में 1929 ईस्वी में इस प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था। कौन सी प्रथा को? सती प्रथा को। तो यहाँ बोला कौन सा कथन सत्य है, तो उन्होंने विधवा महिला के समर्थन में नहीं, इसके मतलब इसकी ज़िंदगी परिवर्तन करने के लिए इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी और 1929 में ये जो प्रथा थी ये पूरी तरीके से ख़त्म कर दी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 आपके सही है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक सुधारों का हवाला देकर राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा की समाप्ति की और उसकी रणनीति अपनाई थी। और इन्होंने धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक और वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय याद रखिएगा, समाज सुधारक। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ? तो बताइए किस? तो अगर हम बात करें प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया और सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया। तो सरकार ने उनका ये सुझाव कब माना था? ये माना था 1856 में। क्लियर? अभी मैंने आपको बताया था कि 1929 में सती प्रथा को बैन किया गया, तो 1856 में आपका विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया गया था। और इस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिन था। ठीक है, कैनिन। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों और उनके क्षेत्र का मिलान करें। पहला है सुधारक, दूसरा है उनका क्षेत्र। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में, कहाँ पे? कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। 19वीं सदी के मध्य तक भारत में लड़कियों के लिए अनेक प्राथमिक स्कूल खुलने लगे। तो ज्योतिबा राव फुले ने महाराष्ट्र में, कहाँ पे? महाराष्ट्र में आर्य समाज
महाराष्ट्र में इन्होंने अपनी स्कूल खोला था। आर्य समाज ने पंजाब में स्कूल खोला और भोपाल की बेगम ने अलीगढ़ में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बी, तो पहला बी ये तो गया। ईश्वर चंद्र सागर बी दोनों में है। ज्योतिबा फुले ए दोनों में है। आर्य समाज पंजाब, तो ये कट, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक की किताब प्रकाशित की। पंडिता रामाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। तो बताइए, ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक की एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। तो पहला कथन तो सही है, इसमें उन्होंने क्या किया था, आलोचना किया था। आलोचना किसके बीच में, पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद में जो सामाजिक फर्क हैं उसकी आलोचना इन्होंने की थी ताराबाई सिंधे ने। फिर यहाँ बोला है पंडिता रामाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। तो संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रामाबाई ने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखा था, सभी जातियों की हिंदू महिलाओं पर नहीं। ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर उन्होंने किताब लिखा था। उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दिया जाता था और वहां की महिलाओं को ऐसा चीज़ सिखाई जाती थी जिसके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। तो इन्होंने कहां पर, पुणे में। ठीक है, क्लियर। पूना में इन्होंने एक आपका विधवा गृह खोला था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो समाज सुधारक के क्रम में बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती मिलने लगी थी। केंद्र विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया और वर्ष 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। जन जागरूकता जानने के कारण पुराने अन्य कानूनों के विपरीत इसमें वैसी कड़वी बहस और संघर्ष नहीं हुए। इस कानून के अनुसार जो लड़कों की एज होगी वह कर दी गई 18 साल और लड़कियों की एज क्या कर दी गई, गर्ल्स की आपकी 16 साल। इससे कम आयु में आप शादी नहीं कर सकते। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया। तो जाति के उन्मूलन के काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था। तो परमहंस मंडली का जो मंडली है ये मुंबई में, कहाँ पे, आपका मुंबई में जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए इसका गठन किया गया था। इन सुधार और सुधारों संगठन के सदस्य बहुत सारे ऊंची जाति के लोग थे। गुप्त बैठक में ये सुधारक भोजन स्पर्श जैसे मामलों पे जाति कायदे कानून का उल्लंघन करते थे जिससे अपने जीवन में जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सकें। तो ये गठन आपका वर्ष 1840 में मुंबई में जाति उन्मूलन के लिए किया गया था। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो पहला है, सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने
पश्चिम भारत में की। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मातुओ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। तो देखिए, शांतनी आंदोलन की जो शुरुआत है वह घासीदास ने आपका मध्य भारत में की और उन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया। तो शांतनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने, पश्चिम भारत नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मध्य भारत। क्या होगा, मध्य भारत। उन्होंने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया। उनके सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए ये आंदोलन छेड़ा था। घासीदास सतनामी आंदोलन। दूसरा है पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर। हाँ, पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर ने मातुओ पंथ के चंडाल काश्तकारों के बीच में काम किया और जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। तो ऑप्शन 2 आपका सही है, लेकिन ऑप्शन 1 आपका गलत है। औरु जाति, औरु मत्रम, औरु देवम, मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह किताब किस कथन का है? तो केरल के एझासवा जाति के श्री नारायण गुरु, केरल में एझासवा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच में एकता का आदर्श रखा और उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव का विरोध किया था और उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण कथन था कि मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर होते हैं। श्री नारायण गुरु। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिराव फुले ने किस वर्ष की थी? गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिराव फुले ने किस वर्ष की थी? तो अगर हम बात करें तो ज्योतिराव फुले सबसे प्रमुख नेताओं में से एक नेता थे। इन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार को व्यक्त किया था। इन्होंने सत्य शोधक समाज नामक गठन, कौन सा? आपका सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना कर जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी और वर्ष 1873 में इन्होंने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी थी। इनमें उन सभी अमेरिकी लोगों को समर्पित किया गया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने में संघर्ष किया था, क्योंकि 10 साल पहले ही अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था और वहाँ दास प्रथा भी आपकी खत्म हुई थी। तो गुलामगिरी पुस्तक उन्होंने अमेरिका को समर्पित किया था, जहां पर उन्होंने 10 वर्ष पहले गृह युद्ध को समाप्त किया, दास प्रथा को समाप्त किया। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में आपका जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया गया था। प्रार्थना समाज में महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित करने और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है। तो प्रार्थना समाज धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध, ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था और इसकी स्थापना वर्ष 1867 में मुंबई में स्थापित की गई थी। प्रार्थना समाज ये जातीय बंधनों को खत्म करने के लिए किया गया था। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद और 1857 के विरोध से घबराए हुए अंग्रेजी शासन ने भारत पर कड़ी निगरानी रखने के लिए वर्ष
1878 में आर्म्स एक्ट को पारित किया, जिसके जरिए वह भारतीयों द्वारा अपने पास रखने वाले जो हथियार हैं उनको ये छीन लिया गया। जो हथियार थे भारतीयों के पास वह छीन लिए गए। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इबट बिल लागू। एल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन आपका सत्य है। एल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। तो सत्य कथन पूछा है। अगर हम बात करें तो वर्ष 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, क्योंकि इस विधेयक में प्रावधान किए गए थे कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते थे। भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस लिया तो भारतीयों ने इस बात पर काफ़ी विरोध किया और इस घटना से भारत में अंग्रेजों ने असली रवैया का पता चला। तो यहाँ पे लिखा है ना, इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर नहीं, इस बिल में ये प्रावधान था कि जो भारतीय न्यायाधीश होंगे वह ब्रिटिश या फिर यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में काम करने वाले जो अंग्रेज हैं वह भारतीय न्यायाधीश के बीच में समानता स्थापित किया जा सके, इसलिए ये किया गया था। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, सरकार ने ये विधेयक वापस ले लिया। तो कथन पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। तो आपको ये क्लासेस कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपना थोड़ा सा प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी कुछ आपके थॉट्स व्यूज़ है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।